आपका स्वागत है। मैं पंकज पटोरी। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। जी हाँ, दक्षिण एशिया जिसके बारे में आप लगातार सुनते होंगे कि किस तरह से 7 देशों को करीब आना चाहिए ताकि वो एक ब्लॉक की तरह बन सके, और इसके फायदे जो हैं वो आगे चल करके क्या होंगे। कुल 1.5 अरब लोग दुनिया से आप समझ सकते हैं, 1/4 जनता जो है वो दक्षिण एशिया में रहती है, और किस तरह से ये ममालिक, ये मुल्क जो हैं एक ब्लॉक बनकर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपनी ताकत दुनिया को दिखा सकते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं जो इस विषय पर विशेषज्ञ हैं। कुलदीप नैयर साहब जो कि हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और साथ ही पत्रकार हैं और साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के फाउंडर हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। डॉक्टर राम उपेंद्र दास हमारे साथ में हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के, वो भी जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर उनकी जानकारी है। और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के साउथ एशिया डिवीजन के हेड मनीष मोहन, जॉइंट डायरेक्टर है वहाँ फिक्की के, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जल्दी से मैं आपको एक थोड़े से आंकड़े बता देता हूँ कि इस समय हालात ये हैं कि 1990 से लेकर जब से शुरू हुई है उदारीकरण के हालात इस खित्ते में 4.3% से लेकर के एक्सपोर्ट जो है वो 20% बहुत बड़ी बात है। जीडीपी ग्रोथ को देखा जाए तो 1980 से 2008 तक 5.9% जीडीपी ग्रोथ इस इलाके की है, और कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर इस इलाके पर इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 1.5 बिलियन अरब लोग जो हैं वो इस इलाके में रहते हैं, और आने वाले दिनों में अगर साफ्टा जिसे हम कहते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन अगर बन जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि यूरोप के बराबर एक बड़ी ताकत उभर के यहाँ पर बन सकती है हिंदुस्तान की वजह से, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है इसके लिए हम चर्चा करने बैठे हैं, और इसके फायदे क्या होंगे हम आपको ये भी बताएंगे। नेपाल में क्या फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान में क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में क्या फ़ायदा होगा। शुरुआत में आपसे करता हूँ कि फ़ायदे जो हैं इस खित्ते के करीब आने के, इस रीजन के, वो आप क्या समझते हैं आम लोग? देखो, ये तो जाहिर है कि अगर ये ट्रेड कहीं दुबई से या सिंगापुर से या और तरह से करते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो वो तो सीधा होगा अमृतसर से बॉर्डर से या फिरोजपुर बॉर्डर से, तो ये तो बहुत सस्ती चीज़ें। लेकिन एक दोस्त की जो उनकी कमी है वो हम पूरी कर सकते हैं, हमारी कमी वो पूरी कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात याद करता हूँ कि मैंने यही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंने कहा जी कि कॉमन मार्केट उनके, ये मैं बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 35 वर्ष पहले, तो कहने लगे हाँ ठीक है, लेकिन देखो हम डेवलप नहीं है, तुम डेवलप हो, वी आर द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप करो। जैसे यूरोप में फ्रांस और जर्मनी डेवलप थे और दूसरों को कंसेशन दिए गए, इसी तरह हमें भी साउथ एशिया जो है हम उनसे ऊपर हैं टेक्निकली या दूसरे डेवलप्ड हैं, उनको कुछ ना कुछ हमें देने पड़ेंगे कंसेशन, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल, श्रीलंका। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें हिंदुस्तान को कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि कंसेशन देने के बाद भी हिंदुस्तान का जो फ़ायदा होगा, उसका जो मार्केट बढ़ेगा वो बेहतर रहेगा। जल्दी से लोगों को ये बता देता हूँ कि इस समय जीडीपी के हालात अगर देखें हम साउथ एशिया में तो वो क्या है, और ये स्टडी जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एस्कैप स्टडी जो है उसके मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ कि अगर हम साउथ एशिया को उठा के देखते हैं तो अफगानिस्तान को अगर हम छोड़ भी दें क्योंकि वहाँ पर हालात पिछले दिनों में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बांग्लादेश में पिछले 3 साल में 2007, 2008, 2009 में अगर देखा जाए तो जीडीपी की ग्रोथ जो है 6.4%, 6.2% और 5.9% रही है। इसके बाद में आप उठा के देखें तो हिंदुस्तान में जीडीपी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, 9.2% 2007 में, 6.7% मंदी के ज़माने में, और 7.2% 2009 जब मंदी से हम बाहर आ गए हैं। उसके बाद में हम देखें तो नेपाल में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। नेपाल में 3.3%, 5.3% और 4.7% रही है।
पाकिस्तान जो है उसमें हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 6.8% वहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ थी 2007 में, जो कि घट के 2008 में 4.1% रह गई और 2009 में 2% रह गई। और इस साल वहाँ पर जिस तरह की बाढ़ आई है और सैलाब आया है, उससे लगता है कि आर्थिक हालत वहाँ पर और ख़राब होंगे। श्रीलंका के हालत देखा जाए तो वो भी काफ़ी ख़राब है। 6.8% की ग्रोथ थी 2007 में, जो घट के 6 रह गई और 2009 में 3.5% वहाँ पर रह गई है। जी हाँ, लड़ाई की वजह के सारी समस्याएं जो हैं वो वहाँ पर सामने आ रही हैं, लेकिन लगता है लड़ाई खत्म हो गई है तो चीज़ें और बेहतर होंगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के ग्रोथ एनवायरनमेंट में जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक लीडिंग, जो कि जर्मनी और फ्रांस जैसा कि यूरोपियन यूनियन में निभाते हैं, उस तरह की भूमिका निभाने की जरूरत है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोली है कि जैसे फ्रांस जो जर्मनी में लड़ाइयाँ थी वो हटा के इन्होंने कॉमन मार्केट किया। आज भी है यूरो सिंगल करेंसी तो स्ट्रेंथन हुए हैं उनकी इकोनॉमी। इसी तरह से बाकी हम लोग के जो मुल्क हैं, जितने आसपास पड़ोसी मुल्क हैं, अगर हम लोग एक मिल के अगर हम लोग का एक हमारी स्ट्रेटेजी बनाए, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाए, तो आई थिंक बहुत हम लोग आगे प्रॉस्पर करेंगे। और हमें इस वक्त ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग वी नॉट ओनली our neighbors are very very important and crucial। जब तक हमारे हम लोग आपस में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बातें नहीं करेंगे, तो पीस और ये सब जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं ये सब बुक्स में ही रह जाएंगी। हम लोग को जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो बात करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में। और जब तक ये लोगों का अवेयरनेस नहीं होगी कि भी इंडिया क्या ऑफर कर सकता है, हम लोग क्या वहाँ से ले सकते हैं, ये सब की चीज़ें जो है बिजनेस मॉडल जब तक हम लोग का बनेगा नहीं, तब तक हम लोग उसमें वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो जो बात उन्होंने बेनजीर भुट्टो ने आपसे कही, वो बात सब जगह रहती है कि एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है कि बड़ा भाई हमारे बगल में है और वो हमें खा जाएगा। टर्की को देखिए आप, ग्रीस को आप देखिए, बाकी जो छोटे छोटे देश यूरोपियन यूनियन में हैं, उनमें ऐसा डर जो है वो जर्मनी का नहीं रहा। क्या हमको भी उस तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए? अभी ग्रीस में जब क्राइसिस वहाँ पर आई, मुद्रा का संकट आया, जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए, फ्रांस ने पैसे दिए, यूके ने पैसे दिए। ये जो फियर है ये बहुत स्वाभाविक है और इंडिया को तो इसको फैक्टर इन करके ही अपनी दक्षिणी एशिया में इंटीग्रेशन की नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जो कि इस फियर को मिथ में असल में परिवर्तित कर देगा, और वो ये कि चूँकि भारत इतना बड़ा एक मार्केट है, अगर पड़ोसी देश भारत को एज एन एसेट देखें, बिग ब्रदर पॉजिटिव वे में देखें, तो मुझे लगता है कि ये छोटे देश जिनके यहाँ साइज ऑफ द मार्केट अपने आप में एक कंस्ट्रेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे लिमिटेशंस होती हैं, डेवलपमेंटल गोल्स, पॉवर्टी एलिवेशन अगर वो नहीं अचीव कर पाते हैं, उस नज़रिए से अगर वो भारत को एक जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट एरिया में इतना बड़ा मार्केट देखें जिसके पीछे यूरोप और अमेरिका और तमाम विकसित देश पड़े हुए हैं, उसका वो लाभ अगर उठाएं, तो मुझे लगता है कि यही फियर उनके लिए एक एसेट में कन्वर्ट हो सकता है। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान को क्योंकि ये डेवलप्ड है कंपेयर टू उनके, तो कुछ ज़्यादा कंसेशन देने पड़ेंगे ना उनकी। अगर चीज़ें आएँ तो उस पर कम ड्यूटी लगे ताकि एक लेवल नहीं हो। हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया श्रीलंका की। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन $20 मिलियन की है, 20 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी। और हमारी जो हमारा जो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो बहुत ही विन विन सिचुएशन रहा है। और ये छोटा मुल्क और बड़े मुल्क की जो जितनी हम संवेदनशील जो चीज़ें होती हैं, वो लोग बोलते हैं कि इंडिया से ट्रेड करके हम लोग नुकसान होगा या वो लोग डंप कर देंगे, या सिर्फ इम्पोर्ट ही करें हम कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इंडिया श्रीलंका का जो हम लोग का हुआ है, जो 2000 से 2005 में हमने देखा है कि ट्रेड उनका भी बढ़ा है, 8 टाइम्स उनका ट्रेड बढ़ा है और हमारा ट्रेड 4 टाइम्स बढ़ा है। तो इसे बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है। और बिल्कुल, अगर हम ट्रेड की तरफ बात करें तो बांग्लादेश से इस समय हमारा ट्रेड जो है वो 2.8 बिलियन का है, श्रीलंका से 2.7 बिलियन का है, जबकि उसकी आबादी जो है वो बांग्लादेश से 8 गुना कम है। वहाँ पर 16 करोड़ के आसपास बांग्लादेश की आबादी है और श्रीलंका की आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, और उनका ट्रेड बिल्कुल बराबर है। पाकिस्तान से संबंध क्योंकि लगातार हमारे खराब रहे हैं, तो वहाँ से ट्रेड भी कोई 1.8 बिलियन का पिछले साल में हमारे यहाँ पर था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, जो कि नए साहब ने सवाल उठाया, ऑलरेडी जो साफता की बात आपने कही, फ्री ट्रेड एरिया जो साथ में है,
उसके तहत भारत ने ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम के तहत एलडीसीज को कंसेशन ऑलरेडी दिया है। और वो एलडीसीज कौन है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉलदीव। श्रीलंका एक छोटा मुल्क है, उसके साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है, जिसकी मनीष जी ने बात की। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, हम साथ में ही उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये यूनिलैटरल कंसेशन जो इंडिया ने दिया है इन छोटे मुल्कों को, ऐसा क्यों है कि ये मुल्क इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? हमें, और वहीं आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है कि हमें इन मुल्कों को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम्स के अलावा एक कदम आगे जा करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये लोग हमारे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिंदुस्तान में वो कंपनियां हैं, वो किसी भी मुल्क में जा कर के कैसा भी टर्म की प्रोजेक्ट जो है वो बना सकती हैं, चाहे वो चीपर हाउसिंग हो, चाहे वो रोड्स रेलवेज हो। पूरा का पूरा इराक हिंदुस्तान में जो है वो बनाया, वहाँ एक कौन ने वहाँ पर बनाया था। और क्या क्या आपको लगता है कि एरियाज हो सकते हैं जिसमें हिंदुस्तान से फ़ायदा हो सकता है हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज़ का? हम लोग के, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल में ही भारतीय एयरटेल ने साइन किया है एग्रीमेंट वरीद टेलीकॉम के साथ बांग्लादेश में। तो वो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे लिए बांग्लादेश के साथ। और अभी एक्सिम बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी है बांग्लादेश को, इंडिया ने दी है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है हमारे लिए बहुत। और ये अगर आप देखेंगे एक्सिम बैंक की टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट ये 5.85 टोटल, उसमें 1 बिलियन की उसमें से आज उन्होंने इतना बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, तो बहुत बड़ी स्टेप है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे ये हम लोग के ICPs इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, हर जगह हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा उसमें पैसे स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम लोग के रोड्स कनेक्टिविटी बढ़े। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है साथ को इंटीग्रेट करने के लिए। ये मुद्दे क्या है? अभी कुछ दिन फिर देते हैं। और आपका जो प्रिय विषय है पाकिस्तान, उसके बारे में भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। और जो आपने बात की $1 बिलियन की, आप समझ लीजिए कि अमेरिका का टोटल जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो $1 बिलियन था पिछले साल। अब वो घट करके 870 मिलियन के आसपास रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो इतने बड़ा देश है, जब आप बात करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इतना था। अगर हिंदुस्तान $1 बिलियन बांग्लादेश में कर सकता है तो दूसरी जगह भी रास्ते खुल सकते हैं। अभी कुछ दिन में फिर आगे होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंच। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया। This is all new Newsnet Moto. Online controversies and debate. Best of the net. Snapshots and of course are very wild and wacky video sections. If it's not on Newsnet, it doesn't exist. Newsnet 3.0, Tuesday evening at 5:30 on NDTV. Profit. I am playful. Whatever your style, there's a Sarah for you. Sarah reflects your style. Ladies and gentlemen, the men take center stage again. And how? Van Heusen India Men's Week, 27th to 29th August. This is Acer. And this is a brand new movie. They get along like a house on fire. These are the latest business apps. They run smoother on Acer. This is a super cool game that
just hit the stores. As you can see, it prefers Acer. That's what happens when you're a seriously smart notebook. The new Acer Aspire 5740 notebook featuring Windows 7 completely your PC secure. Every morning, we've got the heads up for today's trades and takes on sectors to keep a watch on. With India's stock fund managers, analysts, and CEOs. And that's what to look out for in the market. Every day, market perspective on what to expect. Every trading day at 9 a.m. on NDTV. Opening Doors, brought to you by HSBC, the world's local bank. MDF Asus, MDF Compatible Board, our customer. Karuturi Global Limited, global challenges, global opportunities. And Imami Fair and Handsome, world's #1 strong fairness cream for men. बात करें दक्षिण एशिया के बारे में, क्या दक्षिण एशिया को एक ट्रेड ग्रुप बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है बशर्ते सभी देश जो हैं वो सामने आए, लेकिन इसमें बहुत जो समस्याएं बड़ी हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको लेकर हैं। फिक्की की आपकी जो रिपोर्ट आई है मार्च की, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि फियर साइकोसिस यानी डर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड में कोई 60% गिरावट आने की आशंका इस साल है और सिर्फ 900 मिलियन रह जाएगा। अगर देखा जाए तो 2003 और 2004 के बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और $616 मिलियन से बढ़ के वो $2,231 तक पहुंच गया 2007-2008 में। आप समझ सकते हैं कितना फर्क, लगभग 4 गुने का फर्क इसमें आया। लेकिन उसके बाद से ये लगातार नीचे जा रहा है। 810 मिलियन डॉलर पे आ गया। अब जो कहा है फिक्की ने कि $800 मिलियन पे आ गया और सिर्फ इसीलिए कहा कि दोनों के देश में फियर साइकोसिस है, बिजनेसमैन है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो डरते हैं यहाँ आने से वहाँ जाने से, और दोनों देशों की जो रिजीम्स हैं उन्होंने भी उसमें कोई वो नहीं किया है। ये सरकार जब आई थी UPA 1 तब हमें लगा था कि पाकिस्तान को लेकर के हम एक, अब जरा पॉलिटिकल बात मैं इनसे करता हूँ, बिजनेस की बात आपसे करूँगा। उससे उस टाइम ये लगा था कि इससे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, सोनिया गांधी UPA की चेयरपर्सन हैं, सारी जो उनके लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी कोई ऐसा पाकिस्तान के विरुद्ध किसी का वो नहीं था। क्या अचानक से हुआ है कि एक मेंटल जो है वो ब्लॉक आ गया। ये बम्बई का था, उससे अभी तक बात समझी, उसका फॉलोअप चलता गया। अब देखिए कि पाकिस्तान भी अजीब है कि यहाँ उनके इतनी हर जो फ्लड आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 मिलियन ऑफर किया। अब मैं समझता हूँ ज्यादा करना चाहिए था, पर चलिए 125 तो हम ले को दे दिया। अच्छा अब लेकिन खैर देखो उनका अभी तक जो आपने उनका कहते हैं कि भाई जब इंडिया की बात होती है भाई ये सोचना पड़ता है कि टाइज बहुत डेलिकेट है। इसमें टाइज का क्या, लोगों की मदद देनी है, जैसे हमने अर्थक्वेक में दी इस तरह यहाँ हमने तो हाँ जब अमृतसर में हम लोग थे तो हमने तो एक 12 डॉक्टरों की टीम भी भेज दी है उधर से, क्योंकि ये तो चीजें हैं यूनिलेटरली कर देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान सोचता है कि हम उनको बहुत करीब लाने की जरूरत है, जो है भी होना भी चाहिए, लेकिन कोई उनके खर्च से एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा जो है प्रसाद उनमें। लेकिन क्या इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं समझाया गया है कि वहाँ की जो रिजीम है वो उनके मुफाद जो हैं, उनके फ़ायदे में क्या है वो नहीं बता रही। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से स्टील खरीदता है तो वो 55% सस्ता होगा। हिंदुस्तान चाइना और जापान तक तो स्टील भेज रहा है इस तरह। ट्रांसपोर्ट का इक्विपमेंट अगर खरीदता है जो कि सारा का सारा लुधियाना और जलंधर और पंजाब में बनता है तो वो 26% सस्ता होगा। इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, LMT है, इंगरसोल है, ये 15% कम होगा। साइकिलें जो है वो सारी लुधियाने में बनती हैं हिंदुस्तान के पूरे की, वो अगर पाकिस्तान को भेजें तो 20% सस्ती साइकिल आपको मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल जो कि बहुत ज़रूरत इस समय भी है, जब बाढ़ वहाँ पर आई उससे पहले वहाँ पर भूकंप आया था, फार्मास्यूटिकल में 35% दवाइयाँ जो हैं उनके दाम गिर सकते हैं पाकिस्तान में। और फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर हम बेचते हैं यहाँ हिमाचल से, तो बिल्कुल करीब पड़ता है वहाँ पाकिस्तान के, तो 40% वो जो है
उनके दाम कम हो सकते हैं। हिंदुस्तान में मजे की बात यह है कि हिमाचल का सेब जो है वो दिल्ली नहीं आता है, चिली का और ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। ये अजीब सी बात है क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं। शुगर की अगर हम बात करें, गन्ने का जो क्षेत्र है वो भी बिल्कुल पाकिस्तान के पास नहीं है। पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है और उसको पाकिस्तान पहुंचाना हिंदुस्तानी जो किसान है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा और उसमें 30% की कमी जो है वो आ सकती है। ये सिंपल चीज़ें वहाँ जो बिजनेस मैन हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आती। देखिए हम लोगों ने काफ़ी इनफेक्ट हम लोगों ने फिकी है एज ए काउंटर पार्ट चेंबर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उन लोग के साथ रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है। उनको हर मीटिंग्स में हम लोग ये उनको बताते हैं कि भी ये आइटम्स हैं और इन सब की इसकी ये फ़ायदा ये कि अगर आप ये इम्पोर्ट, बिकॉज वो इम्पोर्ट तो सारे आइटम्स कर रहे हैं वर्ल्ड से, चाइना से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं और वो हमारे आइटम ही दुबई के थ्रू जा भी रहे हैं। जैसे ये साहब ने बताया कि हमारे आइटम दुबई के थ्रू 60% ऑफ द ट्रेड इज हैपनिंग थ्रू दुबई ओनली। तो ये जो डायरेक्ट ट्रेड है इसमें बहुत फ़ायदा है और आप देखेंगे जो इजाफे हुए भी हैं, जो अभी जो 1938 आइटम्स जो ट्रेड कर रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे 4 साल पहले ये 669 आइटम्स ही थे, तो इंक्रीज तो हुए हैं और काफ़ी आइटम्स अब हम लोग के जा रहे हैं वागा के थ्रू। आज आप देखेंगे टमाटर जा रहे हैं जो हमारे सरप्लस में, प्याज जा रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं हमारे जो उधर जा रहे हैं। फ्रेश मीट गया है, पिछले साल फ्रेश मीट इंडिया ने सप्लाई किया है बहुत, जबकि प्राइसेस उनकी 5 टाइम्स बढ़ गई थी जब पाकिस्तान में, तब इंडिया ने सप्लाई किया है। तो बट हमारे पास एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है जो कि होना चाहिए। एडॉक बेसिस पे हम लोग करते हैं, जब हमारे यहाँ सरप्लस होता है उनके यहाँ डिमांड होती है तो हम लोग कर लेते हैं अरेंजमेंट जिसमें हम लोग अलाउ कर देते हैं वागा से और चला जाता है। बट कोई हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है जिसके अंदर हम लोग, सिस्टम नहीं है जिसमें रेगुलर हम लोग का आइटम जा सके और उधर से भी हम लोग इम्पोर्ट कर सकें। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी हम लोग वागा और अटारी बॉर्डर से आ रहे हैं, दोनों लोग वहाँ से, कुलदीप नैयर साहब वहाँ से। वहाँ पर एक अजीब सी बात ये दिखाई दी कि पाकिस्तान के अंदर जो जगह है वहाँ पर अनलोड करने की फैसिलिटीज उन्होंने दी हुई है बाकायदा। हमारे ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ अनलोड करके आते हैं, उनके ट्रक जो हैं वो हमारे अंदर नहीं आते। तो मतलब ये समझा जाए कि हमारी सरकार भी इतनी ज़्यादा दूध की बनी नहीं है, बिल्कुल उसमें भी समस्याएं हैं। यहाँ पर हम ये देखें कि क्या इसमें पब्लिक क्या कर सकती है, क्योंकि लगता है कि जो हुक्मरान, जो रूलिंग लोग हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ना पाकिस्तान में पड़ता ना हिंदुस्तान में पड़ता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई, चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे साइकिल हों, ये आम जनता के कंजम्पशन की चीज़ें, उन तक ये बात कैसे पहुंच सकती है कि उनके फायदे में होगा। देखिए हमने इसी चीज़ को, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने सारे आइटम्स गिनाए। हम लोग एक कैलकुलेशन करते थे कि जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और उन्हीं चीज़ों को हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं करते हैं। इसके बेसिस पे लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पर एनम पाकिस्तान को कितना होता था, ये सन 94-95 में जब हम कैलकुलेट करते थे तो उस वक्त $900 मिलियन आता था। हम लोगों ने 98-99 जब 1 बिलियन पार कर गया उसके बाद से कैलकुलेट करना छोड़ दिया। इस कैलकुलेशन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करती है और हम लोग इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव पर एनम $, आप उन्हीं चीज़ों को जो कि सस्ते दामों पर एक दूसरे से ले सकते हैं और इसमें हिंदुस्तान भी लूज कर रहा है। ये कॉस्ट जो है, ये जो हम लोग पब्लिक पे टैक्स पेयर्स मनी करते हैं, बार बार कहते हैं, इसको अगर हम इस वे में प्रोपोगेट करें तो शायद एक समय वो आएगा जबकि ये जो एक हिच है दोनों देशों में और आम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कंज्यूमर्स के बीच में कनेक्ट हो, वो जो नहीं हो पा रहा है किन्हीं दूसरे कारणों की वजह से, ये एक माहौल जो पैदा हुआ कि नहीं, वी आर ऑल लूजर इन दिस। तब जब इसमें बाकायदा इसमें हिमाचल का जो एप्पल ग्रोअर है वो भी लूजर है, क्योंकि जब तक वो अपने एप्पल को हिंदुस्तान के बाकी भागों में बेचता है वो खराब हो जाता है। पाकिस्तान भेजने में उसको फायदा होगा, वो वहाँ पर खरीदते हैं। ठीक है, गेहूँ है सरप्लस पंजाब में हो रहा है, पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, ठीक है, वो उस गेहूँ को वहाँ पर सिर्फ अमृतसर के इलाके से आधे घंटे का रास्ता है और वो वहाँ पर उसे भेज सकता है। उसकी भी समझ में आना चाहिए। हिंदुस्तान में जो लोग देख रहे होंगे कार्यक्रम को उनको भी बताना पड़ेगा। मेरी बात हुई थी इस बार में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं जफर इकबाल चौधरी साहब,
उनका ये कहना था कि साहब देखिए हम तो बिल्कुल करने को राजी हैं, लेकिन देखिए आप ये दोनों जब झगड़ा हो जाता तो हम नहीं कर पाते, और बातचीत जो है बाकी जो हमारे मसले हैं वो हल होंगे तब ये अपने आप हो जाएगा। क्या पॉलिटिक्स में होस्टेज बना रखा है इकोनॉमी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मालदीव में एक समिट कॉन्फ्रेंस हुई, नवाज शरीफ और इंदिरा गुजराल दोनों प्राइम मिनिस्टर। मैं मालदीव था, कवर कर रहा था मैं से। तो एक फैसला हो गया कि हमें कपास की जरूरत थी, उनको भेजने की जरूरत थी, तो ये फैसला हो गया कि हाँ कपास पे हम इजिप्ट से मंगाते हैं तो यहाँ पर मिल जाए, तो अब फैसला हो गया दोनों प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरफ से कोई फॉरेन सेक्रेटरी या उनका फॉरेन सेक्रेटरी था, मियाँ साहब ये तो बात ठीक है लेकिन कश्मीर का क्या बनेगा, और बात खत्म हो गई। वो बात खत्म हो यानी कि कॉटन में कश्मीर आके फंस गया। और वो भी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं, वो एक फार्मर फैक्ट्री या कोई था, उसने कह दिया बस। तो ये जो है ना, ये एक एस्टेब्लिशमेंट या माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी, ये बहुत इसके लिए मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए, लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आवाज़ जो है वो मजबूत हो। अगर डेमोक्रेसी मजबूत होगी पाकिस्तान में, ये लोग बात समझते नहीं हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें मजबूत होंगी। हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर कुछ कहे और कोई जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी उसके अलग चला जाए, या प्रधानमंत्री छोड़िए आप कांग्रेस चीफ कुछ कहे तो उसके अलग चला जाए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत है। अलावा ये भी है कि हिंदुस्तान में ऐसी बात कहीं भी नहीं बन जाती, कोई हमसे ऐसी बात कहे भी तो मान मानता हूँ, लेकिन इसका जवाब यही है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, और वही के लोगों में, और जो हम ये करते हैं वहाँ वाघा बॉर्डर में, इसी वजह से करते हैं कि लोगों को उत्साह हो, उधर भी और उधर लोग असर करें। लोग जो असर नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का इसमें आखिरकार मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार फायदा जो है वो लोगों का इसमें होगा, और वो इसलिए होगा कि जो चावल इस समय महंगा हो रहा है हिंदुस्तान में, अगर पाकिस्तान से आ जाता वो आराम से, तो चावल के दाम अपने आप हिंदुस्तान में नीचे चले जाते। अभी कुछ देर में फिर आते हाजिर होते हैं। जो आपने बात कही पीपल टू पीपल की, और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, 5 स्टेप्स हैं, इसके बारे में भी कुछ देर में हम बात करेंगे कि वो 5 क्या कदम है जो उठाने से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में हम एक ट्रेड ब्लॉक बना सकते हैं। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं business. We have to accelerate our efforts to support the emerging markets. This is the car that pioneered in the automobile space all over the world. And how does it affect you? We need more fiscal action. Air India will also need to get more revenue from its strategic businesses. Tough for the clutter. At this stage, liquidity is extremely comfortable. All payment obligations will be met. Get the big business stories. Whether Satyam will remain a top-notch Indian IT company, and find out how they'll change your life. With me, Anjana Menon. Business Prime Time, weeknights at 8 on NDTV. Profit. Business Prime Time, brought to you by HDFC Ergo General Insurance, Harpal, Harkisar, and whatever your style, there is a Sierra for you. Sierra reflects your style. An all-weather port with 24/7 operations, Gujarat Pipavav Port Limited is promoted by APM Terminals, one of the world's largest container terminal operators. Gujarat Pipavav Port Limited now enters the capital markets with a public issue of equity shares of ₹10 each for cash at a premium. The 100% book building issue is being offered in the price band of ₹42 to 48 per share. Issue opens 23rd August, closes 26th August 2010. For details and risk factors, refer to the red herring prospectus. Ladies and gentlemen, get ready. The men take center stage again. And how? Magnificent India Men's Week, 27th to 29th August. फोटो पेन हमारा नाम सब पर लिखना अपना काम, सीडीज और डीवीडीज पे, आइडेंटिटी बैजेस पे, यहाँ भी और वहाँ भी लिखता जाए। At Photopen, writes on anything.
जहाँ भी जाओ अपने लोकल टीवी चैनल्स का मजा पाओ। एशियन लैंग्वेज चैनल्स लाइफ टाइम डिलीवरी सिर्फ एयरटेल डिजिटल टीवी पर। The toys you need to play with. They've actually started moving to the intelligent entertainment desktop computer. Get the latest, the slickest, and the fastest gadgets. Sony Sports Walkman. It actually changes the tempo of the music to suit just how fast you're walking or running. It even selects the appropriate track for you. Expand your world with Gadget Guru. Wednesday night at 8:30 on NDTV Profit. Gadget Guru brought to you by Imani Fair and Handsome, world's #1 strong fairness cream for men. फिर आपका स्वागत है। जब बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में एक ट्रेड ब्लॉक बनाने के बारे में, और उसमें एक बड़ी समस्या राजनीति जो है वो आती है। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि 60 के अंत में और 70 के शुरू में अमेरिका में हेनरी किसिंजर के ज़माने में चीन को रेड चाइना कहा जाता है, और 50 साल में अब हालात ये हैं कि उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, बड़े आदर के साथ। और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका का इस समय चीन है, और दोनों के अब रिश्ते ऐसे हैं कि हर साल कम से कम एक विजिट हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो दूसरे मुल्क की करते हैं। तो अगर ट्रेड संबंध बेहतर होते हैं, उससे अपने आप आपकी जो बाकी संबंध हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो चीन और अमेरिका है। अब 5 जो कदम उठाए जा सकते हैं, आप लोगों ने भी इसकी की है, इन लोगों ने भी इसकी की है। एक तो वीज़ा जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि सार्क मोटर व्हीकुलर एग्रीमेंट, ताकि गाड़ियाँ एक देश से दूसरे देश में जा सकें आराम से, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसे कहते हैं हम, जैसे जो कि टैक्सेस से जुड़े नहीं हैं, उसके अलावा जो बैरियर्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। कस्टम स्टेशन जो हैं उनको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ मेरे ख्याल में एक वाघा बॉर्डर पर है और एक बांग्लादेश साइड पे है, वाघा पे हो रहा है, और पोर्ट हमारे पास में श्रीलंका से है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है। और इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट, आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया पाकिस्तान का, कि $3,719 मिलियन का, उसमें 4 पैसे भी हिंदुस्तान के समय नहीं है, जो कि दुनिया में जा कर के कभी अफ्रीका में कोई कंपनी खरीद रहे हैं, कभी मित्तल साहब आर्सलर को खरीद रहे हैं, और कभी टाटा वाले जो हैं वो जगुआर को खरीद रहे हैं, और पाकिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं। ये सबसे बड़ी ये 5 हैं। आपको लगता है कि पहले इससे देखा जाए दुनिया भर में कौन से देश हैं जिन्होंने ये कदम उठाए हैं उनमें फायदा है? यूरोप बहुत सक्सेसफुल रहा है। यूरोप सबसे बड़ा उदाहरण है, एशिया पैसिफिक। और उनके यहाँ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, जैसा कि पहले आप लोगों ने भी विचार किया, वो कोई हमारे यहाँ से कम रहे हो ऐसा तो नहीं हो, तो दोनों विश्व युद्ध। तो मेरी समझ से हम लोग जिन समस्याओं की बात अभी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका समाधान हम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे देशों ने, और ये कोई मिथ और कहानी की बात नहीं है, कुछ ही वर्षों पहले 90 की बात है जबकि लोगों ने करके दिखाया है। नाफ्टा में कनाडा, USA और मेक्सिको ने ये करके दिखाया है। आसियान के देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, 10 देश हैं, उसमें पिछड़े देश भी हैं, कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, और विकसित या विकासशील देश हैं जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, और ये सब मिलकर के ये दिखा रहे हैं क्रमशः कि जो भविष्य है वो एक कमर्शियल इंटरडिपेंडेंस का है, जो कि दक्षिण एशिया में कल्चरल इंटरडिपेंडेंस के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो मेरी समझ से ये एक बड़ी ही खूबसूरत देन होगी विश्व को, क्योंकि भारत, क्योंकि कल्चरली तो ज़्यादा अंतर है नहीं। बर्रा कबाब वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, वही आम की लस्सी वहाँ भी मिलती है और यहाँ भी मिलती है। सारे कस्टमर सेम है। साउथ को उठा के हम देख लें तो अब श्रीलंका में अगर श्रीलंका में देखेंगे, चेन्नई में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, और कोलकाता बांग्लादेश में देखेंगे तो वो भी वही हिलसा मछली खाते हैं, वही ढाकाई साड़ी पहनते हैं यहाँ पे कलकत्ता में, वो वहीं पे ढाका में वही साड़ी होती है। तो आप देखेंगे पंजाब में अगर देखेंगे यहाँ भी लस्सी पी रहे हैं, वहाँ भी लस्सी पीते हैं वो लोग, वही कुलचे
छोले और वहाँ पे छोले लेकिन यहाँ पर क्या आगे चल के अगर बिजनेस के हिसाब से बात करें तो आपको लगता है कि हम कॉम्पिटिटिव एरिया में घुस जाते हैं? श्रीलंका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ये बड़े एक्सपोर्ट। हम लोग के बस जो है हम लोग कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हमारे साउथ एशिया में हम लोग कम्पीट कर रहे हैं। टेक्सटाइल आपने एकदम ठीक बोला, श्रीलंका भी टेक्सटाइल में कम्पीट कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, तो हम लोग भी कर रहे हैं उसमें। तो ये है कि हम लोग उसमें बहुत सारी स्टडीज हम लोग की हुई है, उसमें ये हो सकता है कि वी हैव टू इंटीग्रेट द प्रोसेस। कोई कुछ बनाए, कोई कुछ बनाए, स्पेशलाइज करें उस सब चीज़ों में और फिर इंटीग्रेट कर दें इस प्रोसेस को, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। या ना कि अगर वही चीज़ हम लोग सब बनाएं और कंपीट करें एक ही मार्केट। जनरल ड्रग्स में अगर हिंदुस्तान का कोई कंपटीशन नहीं है तो उसको आप खुला छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ों में हमको अलग अलग सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ हर मुल्क को चाहिए दवाइयाँ, और सस्ती दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सभी वहाँ पे डिमांड रहती है, हर कंट्री में डिमांड रहती है, तो यहाँ से सप्लाई हो सकती है। वो नाइजीरिया, युगांडा और कीनिया तक जो हिंदुस्तान की दवाइयाँ जाती हैं पाकिस्तान नहीं जाती, जिससे कि लोगों की जानें बच सकती हैं। और 10 गुना महंगी हैं वो दवाइयाँ पाकिस्तान में। तो हमारे सर्वे ने बताया है 10 गुना है, क्योंकि वो लोग वही चीज़ लोग करते हैं दुबई के थ्रू, अलग अलग जगह से मंगाते हैं दवाइयाँ, और वो महंगी होती हैं बहुत। अल्टीमेटली आपको क्या आप क्या समझते हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस पर प्रेशर डालेगी, उससे बात बढ़ेगी, या लोग प्रेशर डालेंगे कि ये कहेगा ये बात पड़ेगी, या जो रूलर्स हैं उनको रियलाइज होगा कि भला उनके लोगों का दोस्ती से होगा तब बात करेंगे? तीन चीज़ें देखिए, मेरी समझ से तीनों चीज़ें एक साथ होनी होंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। अब जैसे कि एक ट्रीटी है जहाँ पे आप कस्टम्स ड्यूटी को लोअर करते हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे एक इनिशिएटिव होता है। वीज़ा नॉर्म्स को रिलैक्स करना, ये एक गवर्नमेंटल इनिशिएटिव होगा। लेकिन उसके बाद जब आपने हालात क्रिएट कर दिए, क्योंकि बिजनेस सेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करके आपस में ट्रेड करना होगा या इन्वेस्टमेंट करना होगा, जॉइंट वेंचर्स खोलने होंगे, उसके बाद जब हम पीपल कहते हैं तो मेरे समझ से तो रूलर्स भी पीपल के ही सबसेट है, कंज्यूमर्स भी पीपल के ही सबसेट है, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी पीपल के ही सबसेट है। और जब ये एक धारा एक बार शुरू होती है तो जो लोग नॉन बिजनेस या नॉन रूलिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं, मान लीजिए आर्ट एंड लिटरेचर के लोग हैं, क्रिकेट है, हमारा खेल है, फिल्म्स है, बॉलीवुड है, ये तमाम जो है साहित्य, संगीत, संस्कृति, सभ्यता, खाना, और ये सब कुछ जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को जो है और ज़्यादा मजबूत करेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपने उठाया था, जैसे टेक्सटाइल का, पूरे विश्व में इसका एक्सपेरिमेंट है और इसका सोल्यूशन है कि आप एक मेड इन श्रीलंका शर्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में उगाए गए फैब्रिक को नेपाल में जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के साथ करके कटिंग और स्विंग जो है बांग्लादेश में की गई थी, और वो $1 की शर्ट अगर अमेरिका में बिकती है तो वैल्यू के हिसाब से जो कॉन्ट्रीब्यूशन था पाकिस्तान का, नेपाल का, इंडिया का, श्रीलंका का, उसके हिसाब से सबको जो है उस $1 का एक अनुपात जो है मिल जाता है। तो हमें लगता है कि जो चीज़ हम कॉम्पीट कर रहे हैं उसको अगर हम प्रोडक्शन इंटीग्रेशन के साथ करें अगर, तो एक ही शर्ट बिके लेकिन सबको उसके अनुपात में जो है उसका फायदा पहुँचा। ये देखें अब जब मैं बात करूँ कि अच्छा ये तो इतनी देर यूनिलैटरली इंडिया क्या करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बात आपने कहा कि समझौते से प्यार तो हो नहीं रहा, तो इसलिए पीपल का भी हमने कहा गया। मैं कहता हूं कि हमें यूनिलैटरली कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें पहला मैं समझता हूं कि वीज़ा, जैसे आपने कहा, वीज़ा में हम कह दें कि सीनियर सिटीजन पे कोई वीज़ा नहीं, मरीजों पे कोई वीज़ा नहीं, स्टूडेंट्स पे कोई वीज़ा नहीं, यंग कोई स्पेशल कैटेगरी, हाँ, मतलब कोई चीज़ तो हम ऐसी करें जिससे कि भाई लगे कि हम लोगों को सब अपील करें। और अब हम अभी तक वही है, 3 शहर का देंगे, पुलिस रिपोर्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं कि एक कोई पाकिस्तानी इधर आ जाए और वो क्या वो सेम प्रॉब्लम इंडिया, ये नहीं मैं कहता कि इंडियन उसका भी बुरा हो जाता। मैं अभी तक इतने सालों से जाता हूँ, मेरे पीछे मोटर लग जाती है, मैंने कहा क्या एक तो मैंने कहा क्या ठीक है हमारी ड्यूटी लगी, हमें क्या करती है, आप उनसे पूछो। तो इसलिए ये जो है ना, अभी तक मैं कहता हूँ कि इंडिया को यूनिलैटरली ये कदम लेना चाहिए।
चाहिए वीजा कि भाई हम सीनियर सिटीजन, आप 70 साल की एज से कर लो, तो 70 साल से ऊपर कर लो, पेशेंट कर लो, पेशेंट कर लो। अच्छा, फिर उसके साथ आप एक्स जैसे एक्स MPs, एक्स जजेस, देखिए ये सब इनको स्पेशल कैटेगरी बना। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे सामने एकदम बहुत अच्छी बात बोली है, वीज़ा की बात जो बोली है। आई थिंक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये तभी हो पाएगा, संभव हो पाएगा जब हमारे पास वीज़ाज इजिली मिल सकें। वीज़ाज को हम लोग पुलिस एग्जाम्शन रिपोर्टिंग हो, मल्टीपल सिटी वीज़ाज हो, सिटी रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो, एक वीज़ाज हो, एक कॉमन एक वीज़ा हो जिसमें जैसे आपके पास शेंगन वीज़ा होता है, यूरोप में आपके शेंगन वीज़ा होता है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक गोरा आ जाए वो सारे हिंदुस्तान में जा सकता है, लेकिन वो उत्तर से काला है वो नहीं जा सकता। ये बात है, क्योंकि बिजनेस जो है वो ऐसे आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोबाइल हो गया है, उसमें बिजनेस में बहुत ज़रूरत है। आपको जाके अपने शेयर होल्डर से बात करनी पड़ती है, बिजनेस मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, फिर आपको जाना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। जब तक उसको नहीं खोला जाएगा तो दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं ना वो भी नहीं खोलेगी मेरे ख्याल में। अभी कुछ जब तैयारी होते हैं तमाम सवाल यहाँ पे लोगों के वो बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हिंदुस्तान इस समय सुपर पावर बनने के चक्कर में है, और कुछ लोग कहते हैं कि बन भी गया है, लेकिन इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं अगर हम गरीबी की बात करें तो। कुछ मंत्रालय होते हैं तब आप If money is giving you sleepless nights, let's talk about it. Call us and we'll sort it out. My husband wants to buy the latest gizmo. Then there's no money enough for vacations. I'm 68. I have a house, but no spending money. My children don't care. What can I do? Lots of our friends earn more than me, and my wife keeps bringing that up. Let's talk money with me, Manisha Natraju. And me, Monica Hallan. National Stock Exchange presents NDTV Mint Let's Talk Money in association with HG, Saturday at 10 a.m. on NDTV Profit. Let's Talk Money is presented by National Stock Exchange. Live life non-stop, anytime, anywhere, endless. High-speed mobile internet from MTS. Enjoy unlimited downloads at just ₹999 per month. He might lose. Ma, I'm going to the hospital. Why? You just have a cold. Take rest. Why take the trouble of Don't worry, Ma. I'll be back soon. She'll win. Winning or losing the battle against H1N1 flu or swine flu is up to you. If you have fever, cough or sore throat and you're a patient of bronchial asthma, hypertension, diabetes or HIV, or you're an elderly, a child or pregnant, visit a designated hospital immediately. Now, you also win. H1N1 flu. Winning is in your hands. Now get unlimited internet at ₹950 with Tata Photon Plus. On the 6th of August this year, a cloud burst struck Ladakh and everything changed. More than 180 people lost their lives. 400 are still missing. The NDTV Lifestyle Foundation is asking you to act now. Send a bank draft or check in favor of the Hope Trust to 207 Rokla Industrial Estate, Phase 3, New Delhi 20. बात कर रहे हैं कि क्या दक्षिण एशिया एक ट्रेड ब्लॉक बन सकता है। अगर कुल जमा में देखा जाए, हमने आपको बताया कि GDP जो है इन देशों की कुल मिलाकर के 5.5 से भी ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है अगर आप कहें बाकी मुल्कों को उठा करके देखें। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समस्या इस समय हम देखें, गरीबी की हम बात करें
तो सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा है इन सारे मुल्कों में जहाँ पर गरीबों की संख्या जो है अनुपात कम हुआ है लेकिन संख्या बढ़ी पिछले दिनों। और ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं कि हमारे शहरों में 1988 से 2005 के बीच में कोई 90 लाख के आसपास जो गरीब हैं वो ज़्यादा हुए इतने सारे सालों में। और शहरों में गरीबी हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ी है, कोई 1,92,00,000 नए गरीब जो हैं वो आए हैं। यानी और दूसरे अगर मुल्कों को उठा के देख लें हम यहाँ करके, बांग्लादेश को उठा के देख लें तो वहाँ पर गरीब जो हैं 44 लाख कम हुए। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में तो हालात इतने अच्छे हैं कि वो कोई 3,92,00,000 गरीब लोग कम हुए हैं 91 और 2005 के बीच में। श्रीलंका को हम उठा के देखते हैं तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा नहीं लेकिन 6 लाख गरीब वहाँ पर भी कम है। तो सिर्फ ये समस्या जो है हिंदुस्तान में गरीबी की बढ़ने की है। और अगर बाकी ममालिक हम उठा के देखें तो सिर्फ टर्की, लेकिन बहुत कम टर्की में भी देखा जाए तो 12 लाख के आसपास जो है, और फिलीपींस, इन इलाकों में जहाँ पर गरीबों की संख्या बढ़ी है, वरना सब जगह गरीबों की संख्या जो है वो कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो हिंदुस्तान को मिलेगा। ये बड़ी साफ चीज़ है इस स्टडीज से कि फ़ायदा जो हमें भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सस्ती दवाएं मिलेंगी या सस्ती साइकिल मिलेंगी, हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक नया मार्केट मिलेगा। पीस का एक और भी मतलब होगा ना, अगर पीस होगा तो ये वेपन्स क्या और फौजी क्या ये सब कम हो जाए। पाकिस्तान जो है वो 3.5% अपने बजट का जो है वो अपना मिलिट्री स्पेंडिंग है वो कम होगी और खर्च करता है हिंदुस्तान। आम आदमी के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, हेल्थ पे स्पेंडिंग होगी, बढ़ेगी। पाकिस्तान का जो एवरेज है खर्च करने का वो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है खर्च करने का। तो लोगों को सवाल उठाते हैं कि ये लोग जो है ये अपने कॉलेज में जाकर जब ये डिस्कशन करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि आगे क्या होगा। बताइए। What is the scope of investment in South Asian countries? Can investors go bullish about their investment? And what about the risk factor involved in investment about the India countries? We don't have a investment promotion and protection treaty, like in Pakistan we don't have. तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। बांग्लादेश में अभी रिलैक्स किए हैं नॉर्म और वो अब फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से वो अब आ गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश से अलाउड होंगे इंडिया में। एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बाहर से बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ग्लोबल अगर बाहर के लोग हों, यूरोपियन अगर आए तो क्या इंडियन इन्वेस्टर इन साउथ एशिया, तो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंडियंस अभी इन्वेस्टमेंट आप देखें बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अभी वो नई सरकार आई, काफ़ी हम लोग के पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है 1 बिलियन की और काफ़ी ट्रेड में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब देखेंगे श्रीलंका में भी उसी तरह से काफ़ी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए नॉर्थ श्रीलंका के अंदर। हम लोग अभी इनफेक्ट एक रोड शो किया था अभी वहाँ पे श्रीलंका में अंदर, जहाँ के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स गए वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे पीस आ गई है वापस, तो वहाँ पे नॉर्थ श्रीलंका को एज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है और काफ़ी करा भी जा रहा है। भूटान में और नेपाल में भी उसी तरह से काफ़ी हम लोग के इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं ओवर द पीरियड। आप हाइड्रो पावर सेक्टर में देखें, चाहे आप एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखें, वो काफ़ी सारी बढ़ी हैं। तो इन नटसेल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं इंडिया की तरफ से और बाकी कंट्रीज से जो आने चाहिए वो भी अब शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश से अब इट हैज़ बीन अलाउड कि बांग्लादेश भी इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स कैन गो बुलिश अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स आर गोइंग बुलिश। आप देखिए जो अभी भारतीय एयरटेल ने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और काफ़ी विन विन सिचुएशन है। लेकिन टाटा ने काफ़ी कोशिश की थी तो उसको विड्रॉ करना पड़ा। वो ऐसा है कि सरकारों का भी उसमें होता है रोल। अभी जो सरकार है काफ़ी प्रोएक्टिव है अभी हम लोग का और काफ़ी हम लोग की मूवमेंट हो रही है। आप देखेंगे कि डबल इस वक्त 1 साल के अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं डबल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स तो हम लोग के काफ़ी हो जाएगा। कोलंबो की सड़कों पर आप जाइए तो आपको लगता है कि आप करोल बाग में घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे ऑटो जो हैं वो बजाज के। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको मालूम पड़ता है, क्योंकि आपने एक बार 24 अशोक लेलैंड की बसें हैं जो है अफगानिस्तान में बसेस चल रही हैं, वो अशोक लेलैंड ने अब काफ़ी उन्होंने दिया है रिकंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में उन्होंने काफ़ी। आपका क्या सवाल? सर अगले 5 साल में क्या इंडिया एक फ्रेंडली ट्रेडिंग हब बन पाएगा? 5 साल में कुछ हो पाएगा? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है 5 साल से बहुत पहले। 5 साल तो बहुत दूर है। देखो सबसे शुरू हो गया, पाकिस्तान से है, अब कुछ हम कदम देंगे, कुछ उधर भी होगा,
दूसरे देशों से फायदा दिखाई देगा तो पाकिस्तान में भी लोग सोचने जाएंगे, क्योंकि इस समय सोच रहे हैं आगे। हाँ, इन सभी मुल्कों को साउथ एशिया में सबसे बड़ी समस्या जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और क्योंकि हमारा सबका इनका जो डेमोग्राफिक ये है कि यहाँ पर जो नौजवान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो आप अगर उठा के देखें तो 15 से 24 साल के जो नौजवान हैं उनमें बांग्लादेश में 10% अनएम्प्लॉयड है, भारत में 10% अनएम्प्लॉयड है, और पाकिस्तान में 13% अनएम्प्लॉयड है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा 23% अनएम्प्लॉयड है। ये 2001 का जो हमारा सेंसस था उसका आंकड़ा है। तो इसका मतलब ज़रूरत सबको है ज़्यादा ट्रेड की, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट इन सभी देशों में कम होगा। आपका सवाल क्या है? जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ट्रेड्स बढ़े दोनों कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पूरा साइकिल आके कश्मीर पे क्यों अटक जाता है? ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। आप बताइए ना कश्मीर का क्या प्रॉब्लम? देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, मेरा अपना ख्याल है कि कश्मीर इज सिम्टम ऑफ द डिजीज। ये डिजीज जो है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिसट्रस्ट, प्रेजुडिस जो तकसीम से चला हुआ है अभी तक जब कश्मीर अगर ये मिसट्रस्ट रहा तो अगर आप कश्मीर आज साल भी कर दो तो कल को कोई और कश्मीर आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में जो एक दूसरे के साथ कुछ प्रेजुडिसेस हैं, बायस हैं, इसको खत्म हो जाए। बिल्कुल, कोई कश्मीर पाकिस्तान की इस समय प्रॉब्लम नहीं है। इस समय पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो है, तो अफगानिस्तान फाटा में जो हो रहा है, NWFP में जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय। मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या इन दोनों के बीच में कोई अच्छा ट्रेड ब्लॉक बन सकता है इन फ्यूचर? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपने बोला कि उनको फ्री मतलब बहुत ज़्यादा कंसेशंस में मिलती हैं चीज़ें इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तो क्या इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ब्लॉक अच्छा बन सकता है? बायलैटरल कुछ हो सकता है, अगर मल्टीलेटरल ना हो तो कहना ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स पर आप देख रहे हैं, जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि लगभग 700 आइटम पहले पाकिस्तान अलाउ करता था इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए, वो धीरे धीरे बढ़ करके 1100 आइटम्स हुए, उसके बाद 1800 हुए, और बहुत ही साइलेंट रेवोल्यूशन ये हुआ है। टोटल आइटम्स करीब 5000 होते हैं लगभग जो ट्रेड किए जाते हैं दो मुल्कों के बीच में, उसमें से लगभग 2500 आइटम्स पाकिस्तान धीरे धीरे इंडिया से अलाउ करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अपने आप में और जो ग्राफ ऊपर जा रहा था हमने दिखाया था जो वो इसीलिए था कि 2002-2003 से हम लगातार जो है वो क्योंकि आइटम बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताऊं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं वो इम्पोर्ट करना पान, क्योंकि वहाँ पान उगता ही नहीं है, बहुत कम जगह है पान उगता है और पान खाने वाले बहुत। आप बताइए कैसा? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करें तो जो बांग्लादेश, श्रीलंका, उनसे सबसे अच्छा है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो उनमें जो इंडिया फोर्स करे उन कंट्रीज को रिलेशनशिप बना के कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए, तो उस डेवलपमेंट से जैसे नासा में इंडिया के 40% जो साइंटिस्ट हैं, तो इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे एजुकेशन में कि जो प्लेटफॉर्म से सब जो एशिया है, जो साउथ एशिया की कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको डेवलपमेंट मिले। प्राइवेट ऑलरेडी हो ही रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं, इग्नू में काफ़ी सारे कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं। इनका कहने का ये है कि हमारी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं एजुकेशन में, वो पाकिस्तान जाकर के खोल सकते हैं। नहीं, वो भी कर सकते हैं, इनफेक्ट लोग जा भी रहे हैं। इनफेक्ट अब वहाँ पे आप देखेंगे एफटेक और NIT दे ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू पाकिस्तान, ट्राइंग टू वर्क आउट डील विद पाकिस्तान। KPOs, BPOs की बात हो रही है कि हम लोग इंडियंस लोग KPO, BPO जो हमारी सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे वो रेप्लिकेट करें वही सक्सेस मॉडल, और काफ़ी आई थिंक इंटेंस बातचीत चल रही है। आई थिंक उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं हो सकता, स्टूडेंट एक्सचेंज भी हो रहा है काफ़ी। अभी आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी सारे लोग आते हैं वहाँ पे। अभी रिसेंट अभी इनफैक्ट किसी हफ्ते आगे एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश हुई है, उसका पहला एकेडमिक शुरू होने वाला है। और दिल्ली में सभी साउथ एशियन के लोग आएंगे। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है, और इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द साउथ कंट्रीज। सर, मुझे इसी में पूछना है कि इज दिस पॉसिबल कि इंडियंस पाकिस्तान में जाके एजुकेशन अपनी कर सकते हैं? मतलब एजुकेशन बिकॉज हम ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें तो क्या इंडियंस पाकिस्तान में जाके उस तरह से एजुकेशन पा सकते हैं जैसे मतलब नॉर्मली अगर इंडिया में बैठ के करें तो?
अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अपने आप में इतना ज़्यादा कि दुनिया भर के लोग तो यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है एक बात चल रही है कि भाई वहाँ आप अगर वहाँ जाकर पढ़ना चाहें किसी यूनिवर्सिटी, जैसे उनकी लमस जो लाहौर में है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पाए किया, तो वहाँ पे बात चल रही है कि कुछ लोग समझ, बल्कि फैकल्टी तो जाती है, टीचर जाते हैं, अभी स्टूडेंट नहीं जाने। स्टूडेंट जो स्टूडेंट एक्सचेंज की बात हो रही है ना सर, उस पर काफ़ी लोग सीरियस हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में कोलैबोरेट करने के लिए इन्होंने बताया, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, कराची बिजनेस स्कूल है, कराची दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस स्कूल है, तो उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स की काफ़ी बात होती है। इनफैक्ट IIM अहमदाबाद और सबसे भी दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट और दूसरी बड़ी बात है कि जो IT सेक्टर है उसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। जो IT सेक्टर से जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत आराम से हो जाता है, और उसके ऊपर हिंदुस्तान जो है दुनिया भर को $60 बिलियन के आसपास IT का एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को $1 का भी नहीं करता है। हमारा एक्सचेंज IT के लेवल पर नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही एक फर्टाइल लैंड जो है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई है और दोनों ही के लोग यूरोप में बहुत काम करते हैं और अमेरिका में। लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह है कि दोनों सरकारें क्या मिल करके ये डिविडेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीस डिविडेंड की, इसको हासिल करना चाहती है ना नहीं। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम होगा और उससे राजनीतिक कदम से आर्थिक सफलता जो है वो मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनी मत करते, नमस्कार। It's our fight. Every single one of us.